हेलो एवरीबॉडी। हमने आपका चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे हैं। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम्स में आने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। कि फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो रिवोल्यूशन हुआ था, तो उसके रीजंस क्या थे। बेसिकली आपसे ये पूछा है, तो आपको यहाँ 7 रीजंस लिखने हैं। सबसे पहला है कि लुई 16 का बहुत ऑटोक्रेटिक रूलर थे। वो बहुत ज़्यादा अपनी मन की चलाते थे। फार साइटनेस भी नहीं थी उनमें, मतलब वो दूर का सोच भी नहीं सकते थे, वो अपनी लग्जरियस लाइफ जीने में ही बिजी थे। सेकेंड रीज़न आपको लिखना है कि जब वो राजा बने तब ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली थी, बहुत सारे रीजंस की वजह से खाली थी। थर्ड रीज़न आपको ये लिखना है कि ट्रेजरी तो खाली थी, लेकिन साथ में लुई 16 ने अमेरिकन कॉलोनीज़ की 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने में भी हेल्प कर दी। फाइनेंशियल बहुत सारी हेल्प करी, बहुत सारा पैसा अमेरिका को भेज दिया ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जिसमें लुई 16 की वजह से 2 मिलियन लेवर्स का डेप्ट हो गया था फ्रांस के ऊपर। तो लोन्स जो फ्रांस दे रही थी वो बहुत ज़्यादा 10% बढ़ गया था। तो पहले से ही ट्रेजरी खाली थी, लोन्स भरने में भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा चले जाता था। फिर फोर्थ रीज़न आपको लिखना है कि जब अब ट्रेजरी खाली है, लोन भरने में इतना सारा पैसा जा रहा है, तो लुई 16 ने क्या करा था, टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है। फिर आपको फिफ्थ पॉइंट ये लिखना है कि फ्रेंच सोसाइटी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, जिसमें जो क्लर्जी और नोबिलिटी जो शुरू के 2 थे उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, लेकिन नीचे के जो लोग थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था। उनकी इनकम भी बहुत कम हुआ करती थी और टैक्स भी यही पे करते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि जो भी बर्डन था फाइनेंशियल एक्टिविटी का पूरे फ्रांस में, वो केवल थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर ही आ रहा था। फिर एक रीज़न था कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो जब ट्रेड फ्लोरिश हुआ तो वो भी अमीर होने लगे। जब वो अमीर हुए तो उन्होंने देखा कि किंग कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है, कोई डिवाइन, जो किंग को एक डिवाइन राइट्स मिलते हैं वो उन्हें नहीं मिलना चाहिए। किंग एक ऐसे पर्सन को बनाना चाहिए जो सच में भी उस पोजीशन के हकदार हो। वो लोग क्या बोल रहे थे कि सब लोगों को ये एस्टेट वेस्टेट नहीं होना चाहिए, सब लोगों को इक्वल करो, सब लोगों को फ्रीडम दो। साथ में बहुत सारे फिलोसोफर्स भी मतलब एक तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहे थे। जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सब के जो आइडियाज़ थे वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुए पूरे फ्रांस में। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिबेट्स होने लगी। लोग फ्रीडम के लिए लोग बोल रहे थे कि हमें उनको इक्वालिटी चाहिए। 7th रीज़न क्या था कि फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा करप्ट था। ठीक है। वो कभी भी आम इंसान जो थे, थर्ड एस्टेट के लोग, आम इंसान जो थे उनको वेटेज ही नहीं दे रहा था, उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा था। ऊपर से पहले ही वो कमा नहीं पा रहे हैं, पहले ही उनके कम इनकम है उनकी, कॉमन लोग की। उसके बाद ऊपर से और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था इन्होंने, टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था ताकि लुई 16 की जो ट्रेजरी है वो भर सके। तो ये सारे रीजंस की वजह से क्या हुआ, लोगों ने बोला कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, और लोगों ने क्या करा, फ्रेंच रिवोल्यूशन करा, रिवॉल्ट करा उनकी मोनार्की के खिलाफ। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवोल्यूशन, विच ग्रुप वाज फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बी डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवोल्यूशन। कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसने किया, किस ग्रुप को अपनी पावर छोड़नी पड़ी, और कौन ग्रुप सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के आउटकम से। तो इसके आंसर्स आपको, ये 3 क्वेश्चन पूछे तो 3 भागों में हम आंसर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसने किया था रिवोल्यूशन से। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमने देखा था कि थर्ड एस्टेट के जो वेल्दी लोग थे, ठीक है, थर्ड एस्टेट के जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो वेल्दी लोग थे, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया था इस रिवोल्यूशन से। इसमें कौन कौन होते थे, जैसे बिग बिजनेसमैन होते थे, ऑफिसर्स, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर, ट्रेडर्स, ये लोगों ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया था, क्योंकि पहले इन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था स्टेट को, और इनको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती थी, इनको इक्वली ट्रीट भी नहीं किया जाता था। लेकिन रिवोल्यूशन के बाद इन्हें कैसा, अपर सेक्शन जो सोसाइटी का था, क्लर्जी और नोबिलिटी की तरह इन्हें भी ट्रीट किया जाने लगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्होंने किया था। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किस ग्रुप को पावर छोड़नी पड़ी। तो जो फ्यूडल सिस्टम चलता था पहले, ठीक है, तो सारी पावर किसके पास थी, और जो क्लर्जी होते थे, नोबिलिटी जिनकी ज़मीन होती थी, तो उनके पास सारे पावर्स थी, सारे पैसे भी उनके पास हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब ये फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया तो इन लोगों को भी टैक्स पे करना पड़ा, इन लोगों को भी
नोबिलिटी वगैरह सबको टैक्स पे करना पड़ा। ये लोग किसके लेवल पर आ गए, मिडिल क्लास लोग जो थे उनके लेवल पर आ गए। तो जो भी पावर्स और प्रिविलेजेस इनको दी जाती थी फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लोगों को, वो क्या हो गई थी, इनसे छीन ली गई थी। और इनके साथ में इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो भी इनसे छीन ली गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। मतलब गवर्नमेंट हट गई थी ना, मोनार्की को हटा दिया था, तो नोबिलिटी राजघराने लोगों को कोई मान नहीं रहे थे लोग, तो इस तरीके से उनकी एग्जीक्यूटिव पावर भी छीन ली गई थी। अब थर्ड क्वेश्चन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटकम हुआ, तो कौन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था इससे। तो कौन डिसअपॉइंटेड था, जो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, जो स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर्स जो थे, सर्वेंट्स थे, डेली वेज अर्नर्स जो थे, ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि पावर एक के बाद अमीर लोगों के पास ही आते जा रही थी। थोड़े दिन के लिए कन्वेंशन के पास आई थी, लेकिन वो 1 साल तक की रही, उसके बाद वापस से अमीर लोगों के पास पावर आ गई थी। तो इस तरीके से जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। साथ में जो विमेंस थी, ठीक है, विमेंस भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। उन्हें लगा था कि शायद विमेंस को राइट मिलेगा, विमेंस को भी कुछ इम्पॉर्टेंस दी जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें राइट्स भी नहीं दिए गए, वोटिंग राइट्स नहीं मिला विमेंस को। तो विमेंस भी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटकम से। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। कि लेगेसी क्या थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, लेगेसी यानी देन क्या थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, पूरे 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस थी, कौन कौन से आइडियाज़ बाहर आए, एक तरीके से देन बने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पूरे वर्ल्ड में। तो जो आइडियाज़ थे लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेगेसीज थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ये जो आइडिया थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, लोगों को आज़ादी चाहिए, ये फ्रांस से पूरे यूरोप में दूसरे देशों तक भी फैलने लगे। पूरे यूरोप में जहाँ फ्यूडल सिस्टम चलता था, यानी लोगों को जो लोग काम करते थे उनकी ज़मीन होती नहीं थी, किसी लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन हुआ करती थी, लैंडलॉर्ड्स काम कराते थे लेबर्स को। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया था, जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, कॉलोनाइज्ड पीपल मतलब जिन दूसरी कंट्रीज़ ने जिन पर हक जमा रखा था, तो जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे वो भी सोचने लगे कि हमें भी आज़ाद होना है, हमें हमारे नेशन को आज़ाद कराना है। जैसे इंडिया से भी बहुत सारे लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुए थे, जैसे टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय। ये एकदम 2 एग्जाम्पल हैं इंडिविजुअल्स का जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया से बहुत ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्स किया था। फोर्थ क्वेश्चन है कि ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कि जो आज हम डेमोक्रेटिक राइट्स एंजॉय करते हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उस वक्त उन राइट्स की बात हुई थी क्या, तो उन राइट्स के बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर है कौन किसकी बात हुई थी। जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स, जैसे फ्रीडम टू स्पीच, लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी बोल रहे थे कि उनको बोलने का अधिकार चाहिए, अपने ओपिनियंस रखने का अधिकार चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि वो जो चाहे छाप सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। लुई 16 जो उन पे दबाव डालते थे, वो उससे आज़ादी चाहते थे। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, जो आज हमारे पास है कि कोई हमें जो भी लिखना चाहे हम देख सकते हैं, कोई देखने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन उस वक्त लोगों ने ये भी बोला था कि हमें सेंसरशिप नहीं चाहिए। राइट टू वोट चाहिए था उस वक्त भी, और इस वक्त हमारे पास है राइट टू वोट। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, लोग चाह रहे थे कि स्लेवरी ना हो, ये एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बात हुई थी। राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, लिबर्टी मतलब लोगों को आज़ादी मिले, राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टी हो, कोई छीने नहीं उनसे उनकी प्रॉपर्टी। राइट टू सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी हो उनकी चीज़ पर। राइट टू एजुकेशन एंड डाइवोर्स लॉज। तो ये जितनी भी चीज़ें थी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन सब चीज़ों की बात हुई थी। जो आज हम सारी डेमोक्रेटिक राइट्स एंजॉय करते हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उस वक्त इतने दिनों पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन चीज़ों की बातें, ये सारे जो आइडिया से उभर के आए थे। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो ये है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज बीसेट विद कॉन्ट्रडिक्शंस। कि जो यूनिवर्सल एडल्ट राइट्स का जो पूरा मैसेज था, क्या वो कॉन्ट्रडिक्शन था, क्या कुछ विरोध करने वाला था, कुछ अलग था। तो इसका आंसर है, दो इट सेड यूनिवर्सल राइट्स वुमेन वर अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट आउट फ्रॉम द बेसिक राइट्स दैट वर प्रॉमिस। कि वो यूनिवर्सल राइट्स तो बोल रहा था कि सभी को राइट्स मिल रहे हैं, सभी को अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन रियल में क्या हो रहा था कि विमेंस को उसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया था। दे डिड नॉट हैव इक्वल राइट्स दैन मैन इंजॉयड। विमेंस को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे जितने मेंस को दिए गए थे। उनको राइट टू लिबर्टी नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं था,
और जो लॉज भी बने थे उसमें विमेंस को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला था। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं विमेन वर नॉट इंटाइटल्ड टू द ऑल द ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से लोग जो विमेंस थी उनको ऑनर नहीं दिया जा रहा था, उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा था, गवर्नमेंट में भी उसमें जॉब नहीं दी जा रही थी। तो एक तरीके से यूनिवर्सल राइट्स नहीं थे। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सभी को राइट्स, क्योंकि विमेंस को तो ये लेफ्ट आउट कर दिया था इन्होंने। विमेंस जो कि एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन होती है, उन्हें तो उन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया, तो कैसे यूनिवर्सल राइट्स हो सकते हैं। तो यूनिवर्सल राइट्स जो बोला था ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला पॉइंट है कि ये हो थोड़ा सा अंतर विरोध करने वाला पॉइंट है, क्योंकि बोल यूनिवर्सल राइट्स रहे हैं लेकिन विमेंस को राइट्स नहीं दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनका राइज आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्पायर घोषित कर दिया था। उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में भी कॉन्क्योर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब फ्रांस के आसपास की कंट्री, पूरे यूरोप में जो फ्रांस के आसपास की कंट्रीज़ थी उसमें पूरे में उन्होंने कॉन्क्योर करना स्टार्ट कर दिया था। वो क्या करते थे, उनके किसी भी फैमिली मेम्बर को वहाँ पर बिठा देते थे। उन्हें किस तरीके से देखा जा रहा था, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उन्हें से बोला जा रहा था कि ये शायद यूरोप को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर देंगे। वो बहुत सारे ऐसे लॉज लाते हैं। कैसे लॉज लाते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास होने दो। उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट करने का, वेट्स वगैरह का यूनिफॉर्म सिस्टम लाए थे। डेसिमल सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस सब वजह से इन्हें मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोला गया। तो इनके आइडियाज़ जो थे उन्होंने पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा छाप छोड़ी अपनी। फिर उसके बाद उनको बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया। तो ये सारे थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ऐसे कोई से नेम्स बनाने हैं, 3 ऐसे मेजर इवेंट्स के नाम बताने हैं जिसने हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को फॉर्म किया। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट में जो तीनों चैप्टर्स दे रखे हैं ये इसी बारे में है। सबसे पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर रशियन रिवॉल्यूशन, फिर राइज एंड एंड ऑफ नाजिज्म जो जर्मनी में हुआ था। तो ये तीनों जो इवेंट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को फॉर्म करने के लिए। तो ये तीनों आपके फर्स्ट यूनिट में आपको दे रखा है, तीनों चैप्टर्स। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन 3 आइडियाज़ प्रमोटिंग बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेन 3 आइडियाज़ कौन कौन से थे। तो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन चारों में से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन दैट वन इंपॉर्टेंट स्लोगन डिक्लेयर्ड और एम्फेसिस बाय द रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिक्लेयर्ड कमिंग ऑफ अ न्यू एरा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त लोगों ने कौन से नारे लगाए थे, क्या नारे लगाए थे, ये स्लोगन बोले थे एम्फेसाइज करने के लिए कि अब नया दौर आ गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया है। तो क्या बोल रहे थे, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन अनाउंस द कमिंग ऑफ न्यू टाइम और एरा। जो एक स्लोगन आया था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो जब पहले लोगों के पास अधिकार ही नहीं थे, जब जैसे मोनार्की को हटाया तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन हुआ। इसका मतलब लोगों को राइट्स मिले। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है, इसकी बिगिनिंग था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि फॉर मॉडर्निंग फ्रांस विच 2 लॉज वर इन्फोर्स बाय नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस को मॉडर्नाइज करने के लिए कौन से 2 रिफॉर्म्स लाए थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कहा था कि आप सब लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। और सेकेंड कि वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाए थे कि मेजरमेंट वेट को नापने के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम लाए थे, और डेसिमल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन है, व्हाई द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इन फ्रांस इज रेफर्ड टू द रेन ऑफ टेरर। क्यों 1793 और 1794 का ये जो एक साल था इसको रेन ऑफ टेरर क्यों बोला गया है। क्योंकि ये जो साल था ये रेन ऑफ टेरर इसलिए था क्योंकि रॉबेस्पियर ने बहुत ज़्यादा सर्व कंट्रोल और पनिशमेंट वाली पॉलिसी अपनाई थी। कि वो सारे लोग जो उन्हें लगता था कि एनिमीज़ है रिपब्लिक के, जो भी नोबल्स के, क्लर्जी के जो भी मेंबर थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो भी थे, उनको क्या करते थे, अरेस्ट कर लिया करते थे, इम्प्रीजन कर लिया करते थे, और फिर उन्हें कोर्ट जो ट्रिब्यूनल रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल थी वो मौत की सज़ा सुना देती थी और फिर उन्हें गुलिटाइन कर दिया जाता था। रॉबेस्पियर फिर एट द एंड क्या हुआ, रॉबेस्पियर को भी गिल्टी मान लिया गया, रॉबेस्पियर को भी कन्विक्ट कर लिया गया, उन्हें भी सेम गुलिटाइन कर दिया गया। तो जो ये एक साल का समय था, रॉबेस्पियर का जो समय था, उसको रेन ऑफ टेरर बोला गया। बहुत सारे लोगों को गुलिटाइन किया गया था इस समय पर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मेंट बाय द टर्म द एस्टेट जनरल हु यूज टू कॉल इट। एस्टेट जनरल से आप क्या समझते हो और एस्टेट जनरल हम किसको बोलते थे। तो जो एस्टेट जनरल जो थी एक पॉलिटिकल बॉडी थी, ठीक है, एक ऐसी असेंबली थी जिसमें तीनों एस्टेट के लोग हुआ करते थे। तो कुछ लोगों को चुन लिया गया था जो इस असेंबली के मेंबर्स थे। इस असेंबली में तीनों जो एस्टेट हुआ करते थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, तीनों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे। मोनार्की अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ऑफ दिस मीटिंग। कौन डिसाइड करता था कब बुलाना है इस मीटिंग को। तो मोनार्क जो होता था, ठीक है, जो राजा होता था वो डिसाइड करता था कि उसे कब बुलाना है और कब डिसमिस करना है मीटिंग को। द एस्टेट जनरल विल पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। एस्टेट जनरल फिर क्या करती है, अगर कोई भी राजा को कोई भी लॉज लाने हैं, कोई भी टैक्सेस वगैरह बढ़ाना है, तो पहले उन्हें एस्टेट जनरल से परमिशन लेनी होगी, उनके आगे प्रपोजल रखना पड़ेगा। अगर वो एस्टेट जनरल प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी तो ही नए लॉज, नए टैक्सेस लाए जाएंगे। लास्ट मीटिंग कब रखाई गई थी लुई 16 से पहले, तो 1640 में रखी गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है। व्हेन एंड वेयर डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन बिगन। फ्रेंच रिवोल्यूशन कहाँ पर शुरू हुआ था। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ठीक है, इस दिन स्टार्ट हो गया था फ्रेंच रिवोल्यूशन। कहाँ पर हुआ था, पेरिस की सिटी में, बेस्टिल फोर्ट वाला जो इंसिडेंट था वही। फिर है कि जो इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट था कि व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट किसने लिखा था। तो अबेसियस जो एक प्रीस्ट थे जो कि किसका सपोर्ट कर रहे थे, थर्ड एस्टेट का सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ये पैम्पलेट लिखा था। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है, व्हाट इज़ अ रिपब्लिक। तो रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की। रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर लोग जो है गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा लोग उसे चुनते हैं। कोई हेरिडिटरी मोनार्की मतलब कोई राजा वाजा नहीं होता जो कि उनके पिता राजा थे तो वो राजा बन गया, ऐसा कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होता, एक लोगों के द्वारा चुना हुआ पर्सन होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म द गुलेटिन। गुलेटिन का मतलब क्या होता है, तो गुलेटिन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन बीहेडेड। गुलेटिन एक तरीके का डिवाइस था जो मैक्सवेल रॉबिस्फेयर के समय लाए गए थे, जिसमें दो पोल्स, दो डंडे होते थे, बीच में एक ब्लेड होती थी और लोगों को उससे बीहेडेड मतलब लोगों का सर काट दिया जाता था उससे। इट वॉज नेम्ड इन फ्रांस आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट। उसका नाम गुलेटाइन क्यों रखा गया, क्योंकि डॉक्टर गुलेटिन ने उसको इन्वेंट किया था इसलिए। अब डायरेक्टरी क्या थी, व्हाट वाज अ डायरेक्टरी। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट इन फ्रांस, टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इलेक्टेड। दिस काउंसिल्स अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो जो जैकोबिन गवर्नमेंट जो कन्वेंशन जो था, जब वो हट गया था उसके बाद कौन आ गया था, पावर वापस से किसके पास आ गई थी, मिडिल क्लास सेक्शन जो था, रिच मिडिल क्लास के पास वापस से पावर आ गई थी। तो वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, 5 मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पर। वो किसी एक पर्सन को नहीं चुनते, जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेवल पर उन्होंने किसको चुना था, रॉबिस्फेयर को चुना था, जो बहुत ज़्यादा हार्श मेजर्स लाने लग गए थे। तो इस बार एग्जीक्यूटिव लेवल पर वो 5 लोगों की एक टीम को चुनते हैं, डायरेक्टरी जिसे बोलते हैं, एज द हेड ऑफ द स्टेट। फिर व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ द डायरेक्टरी इन फ्रांस। डायरेक्टरी का मेन एम क्या था, मेन एम था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ द डायरेक्टरी वॉज टू वर्क एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर द जैकोबिन्स। उनका एम क्या था कि पहले जैकोबिन्स गवर्नमेंट में जो एक पर्सन मैक्सवेल रॉबिस्फेयर के पास पावर आ गई थी और उन्होंने जो इतनी सारी बेकार चीज़ करी थी, तो ऐसा ना हो, इसी वजह से 5 मेंबर की डायरेक्टरी बनाई गई थी ताकि किसी एक पर्सन के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ना हो पाए। क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ विटल पॉलिटिकल रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग द डेज ऑफ द डायरेक्टरी इन फ्रांस। डायरेक्टरी जो थी बनाई तो अच्छी सोच से गई थी कि क्या होगा कि 5 मेंबर का एग्जीक्यूटिव होगा तो वो अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगा, तो वो अपना हुक्म नहीं चला पाएगा। लेकिन डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में हर वक्त अनबन चलती रहती थी, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी फ्रांस में। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, सबसे मेन कि नेपोलियन बोनापार्ट को पावर इसके बाद मिली, क्योंकि इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ गए थे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट 3 मेजर रिजल्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेजर रिजल्ट्स क्या हुए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हुई कि जो फ्यूडलिज्म चलता था, ठीक है, कि लोग जो ज़मीन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की होती थी और मज़दूरों को काम कराया जाता था। तो जो फ्यूडलिज्म था फ्रांस में, अपरूटेड लॉज ऑफ द ओल्ड फ्यूडल रीजन वॉज जो
फ्यूडल सिस्टम था उसको हटा दिया गया। सेकेंड चीज़ हुई लॉर्ड्स ऑफ चर्च एंड नोबल्स वर कॉन्फिस्केटेड, प्रिविलेज क्लासेस वर एबॉलिश। जो चर्च के लोग होते थे, जो नोबल्स होते थे, उनकी जो ज़मीनें थी, जो उन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें कर रखी थी क्योंकि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, तो उनके पास बहुत पैसे थे, तो वो पूरी कॉन्फिस्केटेड कर ली गई, छीन ली गई। जो उनको प्रिविलेजेस उनको दी जाती थी चर्च के लोगों को, नोबल्स को, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोगों को, वो भी अबॉलिश कर दी गई। फिर थर्ड चीज़ क्या हुई कि नेपोलियनिक कोड वॉज इंट्रोड्यूस विच रिमेन्स इन फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेपोलियंस जो रिफॉर्म्स लाए थे कि डेसिमल सिस्टम और प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया, तो ये सब चीज़ें वो भी बहुत समय तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो बहुत समय तक रही। उसके बाद क्वेश्चन है कि राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिक्री पास बाय द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789। कि जब नेशनल असेंबली बनती है, मतलब जब लुई 16 को हटा देते हैं और पूरी पावर नेशनल असेंबली ले लेती है, तो वो एक डिक्री पास करती है, ठीक है, टेम्प्रेरी एक डिक्री पास करती है 4 अगस्त 1789 को। उसमें वो क्या क्या करती है, ठीक है, तो क्या करती है, तो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस पास अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। उसमें वो क्या लिखती है कि अब जो फ्यूडल सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर देती है। सेकंड क्या करती है कि जो क्लर्जी के जो मेंबर्स थे उनको फोर्स किया जाता था, उनके प्रिविलेजेस छीन ली जाती है। जो टैक्स लगाया जाता था टिट्स वर एबॉलिश एंड लैंड्स ओन बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। जो टाइट्स एक टैक्स लगाया जाता था उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर देते हैं, और जो चर्च ने जो लैंड इतनी सारी उनके पास, चर्च के लोगों के पास इतनी सारी जो लैंड थी वो भी छीन ली जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्री द फ्रेंच गवर्नमेंट एक्वायर एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लेवर्स। तो ये जो चर्च के लोगों की ज़मीन जो छीनी गई थी और ये सब जो भी डिक्री पास हुई थी जिससे जो भी चीज़ें हुई, तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उस वक्त, मतलब नेशनल असेंबली वाली जो गवर्नमेंट थी, रिवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी, तो ये सब करने से उनके पास कितने पैसे आ गए थे, एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवर्स, 2 बिलियन लेवर्स जितना पैसा उनके पास आ गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है कि वो सिस्टम क्या था, स्टेट का सिस्टम क्या था 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में। तो सबसे पहले क्या था कि 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थे, आपको लिखना है, क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमन पीपल। क्लर्जी में कौन होते थे, क्लर्जी जिसको फर्स्ट एस्टेट बोलते थे, इसमें कौन होते थे, वेल्दी जो लोग थे, बिग एस्टेट और लैंड होल्डिंग्स जिनके पास होती थी। चर्च के जो लोग थे ये क्लर्जी में आते थे। नोबल मतलब राजघराने के लोग, एरिस्टोक्रेसीज जो होते थे, लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, वो सब नोबल्स में आते थे। उसके बाद है थर्ड एस्टेट में कौन आता था, कॉमनर्स, मतलब पेजेंट्स, वर्कर्स, ऑफिशियल, लॉयर, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब लोग कॉमनर्स में आते थे। तो ये पूरा आपको आंसर लिखना है। तो ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।